तो आज हम भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि इसमें बतलाया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता के साथ साथ 1919 अधिनियम की उद्देशिका को भी बरकरार रखा। यह 321 प्रावधानों और 10 अनुसूचियों वाला एक लंबा दस्तावेज था। ब्रिटिश भारत से अलग हुए बर्मा से संबद्ध भाग को एक पृथक अधिनियम में रखा गया। भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने के मामले में कोई छूट नहीं दी गई और ब्रिटिश सरकार की संप्रभुता बनी रही। इसमें प्रावधान किया गया था कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, जिसमें गवर्नर तथा मुख्य आयुक्तों के प्रांत और वे भारतीय राज्य या रियासतें शामिल होंगे जो इससे सहमत हो सकते थे। संघ में शामिल होने के इच्छुक प्रत्येक रियासत के शासक को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने थे, जिसमें संघीय सरकार को सौंपी गई सत्ता की सीमा का उल्लेख था। संघीय विधानमंडल द्विसदनीय था, जिसमें राज्य परिषद और संघीय विधानसभा नामक 2 चैम्बर्स थे। 3 विषय सूचियां संघीय विधायी सूची, प्रांतीय विधायी सूची और समवर्ती विधायी सूची थी। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थीं, यहाँ तक कि संघीय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था, जबकि गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत अधिनियमों को सपरिषद सम्राट सामग्री अन्य शब्दों में ब्रिटिश संसद अस्वीकृत कर सकती थी। यद्यपि प्रांतीय विषय बने प्रांतों के लिए आय का मुख्य स्रोत बने, तथापि राजस्व के अतिरिक्त स्रोत दिए गए, जैसे भू संपत्ति के अलावा प्राधिकार शुल्क में हिस्सा, आयकर में हिस्सा, सहायता अनुदान है। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और उन्हें स्वायत्तता प्रदान की गई। आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के बीच अंतर को समाप्त कर दिया गया और पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार स्थापित की गई। हालांकि कुछ रक्षोपाय ऐसे थे जिन्होंने अपेक्षाकृत स्वायत्तता को सीमित किया। चूंकि संघ अस्तित्व में नहीं आया और प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हो गया, इसलिए यह उपबंध किया गया कि अब प्रत्येक प्रांत में एक कार्यकारी तंत्र और एक विधायिका होगी। इसलिए मंत्रियों और गवर्नर में शक्तियों को द्वैत दोहरा होना था। प्रांतीय सरकार के कार्यकारी प्राधिकारों को गवर्नर, जिसके पास अध्यारोही शक्तियां थी, में सीमित कर दिया गया था। प्रांतीय सरकारें अपनी प्रतिभूति पर ऋण ले सकती थीं। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था नीमेयर समिति की सिफारिशों पर आधारित थी। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार और असम में द्विसदनीय विधानमंडल, एक सभा और एक परिषद प्रदान किए गए, जबकि 5 प्रांतों पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, उड़ीसा, सिंध, मध्य प्रांत और पंजाब में एक सदनीय विधानमंडल, केवल एक विधानसभा का प्रावधान रखा गया। द्विसदनीय प्रांतों में गवर्नर विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। प्रत्यक्ष चुनाव होते थे, लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग और प्रमुखतः के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया गया। मुस्लिम, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के अलावा पूना पैक्ट के अनुसार कतिपय सामान्य सीटें अनुसूचित जातियों, पूर्व में वंचित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गईं। प्राथमिक चुनाव में सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में पहले
अर्ह अनुसूचित जाति के मतदाता अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का चुनाव करते थे और फिर ये उम्मीदवार आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए खड़े होते थे। साथ ही जमींदारों, वाणिज्य एवं उद्योग, श्रमिकों, विश्वविद्यालयों एवं महिलाओं के प्रतिनिधियों के लिए भी सीटें आरक्षित थीं। इससे आगे सामान्य वर्ग, सिख, मुस्लिम, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाइयों में इसका विज्ञापन होता था। मतदान के लिए अर्हताएं साक्षरता के न्यूनतम स्तर के अलावा आयकर का भुगतान आदि जैसी मौद्रिक अर्हताएं थी। आय सीमा में थोड़ी छूट देकर मताधिकार का विस्तार किया गया। सिविल सेवाओं में उच्चतर और अन्य सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था। भारतीय सिविल सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय चिकित्सा सिविल सेवा को उच्चतर सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था और ये राज्य सचिव के नियंत्रण में थीं। इन सेवाओं को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते थे। भारत परिषद 1858 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित का उन्मूलन कर दिया गया। भारत राज्य सचिव के परामर्श के कार्य को उसके द्वारा नियुक्त 3 से 6 सदस्यों के एक निकाय द्वारा हस्तगत कर लिया गया। एक संघीय न्यायालय जिसकी स्थापना 1937 में की जानी थी को गठित करने का प्रावधान किया गया था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 6 से अनधिक न्यायाधीश नियुक्त होने थे। न्यायालय के पास प्रारंभिक एवं अपीलीय शक्तियाँ और 1935 अधिनियम की व्याख्या करने और अंतर्राज्यीय विवादों को निपटाने की शक्तियाँ थीं। लेकिन संघीय न्यायालय के विरुद्ध लंदन स्थित प्रिवी परिषद में अपील की जा सकती थी। केवल 1949 में स्वतंत्र भारतीय सरकार द्वारा प्रिवी परिषद के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह समाप्त किया गया था। संघीय न्यायालय को गवर्नर द्वारा परामर्श प्राप्त करने के लिए भेजे गए किसी विधि संबंधी प्रश्न पर परामर्शकारी अधिकारिता भी प्राप्त थी। हालांकि संघ अस्तित्व में नहीं आया, लेकिन एक संघीय न्यायालय, एक संघीय लोक सेवा आयोग और एक संघीय रेलवे प्राधिकरण ने कार्य करना शुरू कर दिया। 1935 के अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को एक लिखित संविधान प्रदान करने का प्रयास किया गया। यद्यपि इसके निर्माण में भारतीयों को शामिल नहीं किया गया और यह भारत में एक संपूर्ण उत्तरदायी सरकार की दिशा में उठाया गया एक कदम था। हालांकि इस अधिनियम ने आंतरिक विकास की न्यूनतम संभावनाओं के साथ एक कठोर संविधान प्रदान किया। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार ब्रिटिश संसद के लिए आरक्षित रखा गया। सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली एवं विभिन्न हितों के प्रतिनिधित्व के विस्तार ने अलगाववादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया, जिसने भारत के विभाजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग सभी वर्गों ने 1935 के अधिनियम की निंदा की और कांग्रेस ने इसे पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के गठन की मांग की। 1935 के अधिनियम के बाद अनेक गतिविधियां हुई। इनमें अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, सीआर फॉर्मूला 1944, वेवेल योजना 1945 एवं कैबिनेट मिशन प्रमुख थे। फिर 1947 में माउंटबेटन प्लान लाया गया और अंततः भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया।